नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि निर्दलियों और आरएलपी ने बिगाड़ा भाजपा का समीकरण। 200 वोटों के अंतर से 9 सीटें हार गई भारतीय जनता पार्टी। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा उत्तराखंड चुनाव का, जहां पर हर विधानसभा की समीक्षा करेगी कांग्रेस। 70 सीटों के लिए 140 नामों का ऐलान होगा इसी हफ्ते। और तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि रजनीकांत की पार्टी का नाम और चुनाव चिन्ह हो चुका है तय। कमल हसन बोले कि हमारे गठबंधन में एक कॉल की दूरी। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप भी देश के किसानों के साथ खड़े हैं तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते तमाम बड़ी खबरों की तरफ। निर्दलियों और आरएलपी ने बिगाड़े भाजपा के समीकरण। 200 वोटों के अंतर से 9 सीटें हार गई बीजेपी। जी हां दोस्तों, राजस्थान में चौमू नगर पालिका के रोचक परिणाम आने के बाद कहीं खुशी तो कहीं गम देखने को मिल रहा है। जहां कांग्रेस के खेमे में जश्न है तो बीजेपी अपनी हार को लेकर आत्मचिंतन कर रही है। चुनाव परिणाम की बात की जाए तो बीजेपी को महज 11 सीटों पर संतोष करना पड़ा है, तो वहीं कांग्रेस को 30 सीटों पर जीत हासिल हुई है। तो वहीं 3 निर्दलीय भी चुनाव जीतकर आए हैं। अब कांग्रेस ने जयपुर के एक निजी रिसोर्ट में सभी कांग्रेस के वार्ड पार्षदों की बाड़ाबंदी कर ली है और चेयरमैन बनाने की तैयारी की जा रही है। भाजपा की हार की बात की जाए तो शहर के 9 सीटों पर जीत का अंतर केवल 200 वोट का रहा है। यानी अगर भाजपा को 200 वोट और मिलते तो परिणाम कुछ और भी हो सकते थे। नतीजों की गणित की बात की जाए तो 4 वार्ड ऐसे हैं जहां कांग्रेस भाजपा में जीत अंतर 10 वोटों से कम का रहा है। 5 सीटें ऐसी हैं जीत का अंतर 50 से भी कम वोटों का रहा है। वार्ड नंबर 1 में भाजपा को कांग्रेस ने 7 मतों से चुनाव करवाया है, तो वहीं वार्ड नंबर 18 में भी 7 मतों की जीत का अंतर रहा है। इधर वार्ड नंबर 36 में कांग्रेस 3 वोटों से जीती है, तो वहीं वार्ड नंबर 38 में भी 4 वोटों का ही अंतर रहा है। चुनाव के नतीजे को देखकर यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि कहीं न कहीं भाजपा की गणित को आरएलपी और निर्दलियों ने बिगाड़ दिया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। उत्तराखंड चुनाव 2022, हर विधानसभा की समीक्षा करेगी कांग्रेस। 70 सीटों के लिए 140 नामों का ऐलान इसी हफ्ते। जी हां दोस्तों, उत्तराखंड में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के दौरे के बाद विपक्षी कांग्रेस के भीतर भी हलचल तेज है। कांग्रेस अब अपने संगठन को लेकर भी कवायद तेज कर चुकी है। पार्टी ने अब विधानसभा वार अपने संगठन को मजबूत करने का टारगेट बनाया। इसके लिए कांग्रेस हर विधानसभा में अपने प्रभारियों की नियुक्ति करेगी, जो संगठन की कमजोरियों को प्रदेश नेतृत्व के सामने रखेंगे। ऐसे करेंगे विधानसभा प्रभारी काम। 2022 के विधानसभा चुनाव में अब महज 1 साल का वक्त बचा है। ऐसे में कांग्रेस और बीजेपी संगठन मजबूत करने में जुटे हैं। पहले से ही संगठन के मामले में मजबूत बीजेपी के मुकाबले के लिए कांग्रेस अब विधानसभा वार अपने संगठन की समीक्षा करेगी। इसके लिए पीसीसी प्रीतम सिंह अपनी जंबो टीम का इस्तेमाल करेंगे। कांग्रेस अब विधानसभा वार अपने प्रदेश स्तरीय पदाधिकारियों को प्रभारियों की नियुक्ति करने जा रही है, जिससे चुनावी तैयारियां जोर पकड़ सके। कांग्रेस की वरिष्ठ नेता और नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश के मुताबिक उनकी पार्टी राज्य की 70 सीट की 70 विधानसभाओं में प्रभारी और सह प्रभारियों की नियुक्ति करेगी, जिसकी घोषणा इसी हफ्ते होने जा रही है। नेता प्रतिपक्ष ने बताया कि प्रभारी और सह प्रभारी पार्टी के प्रदेश स्तरीय पदाधिकारी होंगे, जो कांग्रेस के मुख्य संगठन से लेकर उसके फ्रंटल संगठनों के बारे में एक ब्रीफ रिपोर्ट तैयार करेंगे। इस प्रदेश स्तर पर बनी हाई पावर कांग्रेस कमेटी को भेजा जाएगा। इस रिपोर्ट के आधार पर संगठन में जमीनी स्तर पर जरूरी बदलावों को अंजाम दिया जाएगा। कांग्रेस की इस कवायद पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत ने चुटकी ली है। भगत ने कहा है कि बीजेपी की केंद्र और राज्य सरकार ने मिलकर उत्तराखंड के लिए इतने काम किए हैं कि जनता किसी बदलाव की तरफ सोचने को भी तैयार नहीं, इसलिए कांग्रेस की सारी कोशिश नाकाम रहने वाली है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। रजनीकांत की पार्टी का नाम और चुनाव चिन्ह तय। कमल हसन बोले, हमारे गठबंधन में एक कॉल की दूरी। जी हां दोस्तों, सिनेमा से राजनीति में आने की घोषणा करने वाले दक्षिण भारतीय फिल्मों के सुपरस्टार रजनीकांत की पार्टी के नाम पर फिलहाल संदेह बरकरार है। लेकिन इस बीच तमिलनाडु विधानसभा चुनावों के लिए चुनाव आयोग की सूची ने संकेत दिया है कि सुपरस्टार के राजनीतिक संगठन को मक्कल सिवैकाची कहा जा सकता है। कुछ दिनों पहले चुनाव आयोग ने अप्रैल-मई 2021 में होने वाले चुनावों के लिए आवंटित किए गए प्रतीकों के साथ पंजीकृत नई पार्टियों के नाम जारी किए थे। उस समय रजनी मक्कल मंडलम के तूतीकोरिन सचिव एंथोनी स्टालिन ने मक्कल सिवैकाची के नाम का पंजीकरण किया था। स्टालिन ने अपना चेन्नई का पता नंबर 10 बालाजी नगर, अर्नावुर, चेन्नई 600057 बताया है। उन्होंने रजनीकांत नाम का भी उल्लेख किया है और अनुरोध किया है कि बाबा के हस्ताक्षर पार्टी के प्रतीक के रूप में दिए जाएं।
3 दिसंबर को रजनीकांत ने इस बात की पुष्टि करते हुए सस्पेंस तोड़ दिया कि वह एक नई पार्टी लॉन्च करेंगे और यह सभी 234 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। लेकिन अभिनेता ने अपने समर्थकों और अन्य लोगों को 31 दिसंबर तक सस्पेंस रखने के लिए कहा था। इस दिन उन्होंने अपनी पार्टी का नाम जारी करने का आश्वासन दिया था। स्टालिन द्वारा मक्कल सेवई काची नाम के साथ आवेदन पंजीकृत किया गया है और उन्होंने 2 प्रतीकों का सुझाव दिया है। पहला अभिनेता का प्रसिद्ध प्रतीक बाबा मुद्रा है, जिसमें वह मूल रूप से मध्यमा अनामिका को मोड़े रहते हैं। इसके अलावा दूसरा प्रतीक ऑटो है। चुनाव आयोग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने नाम जाहिर न करने की शर्त पर बताया कि चुनाव आयोग ने पार्टी के लिए ऑटो सिंबल आवंटित कर दिया है। अधिकारी ने कहा कि प्रतीकों को केवल प्रतीकों की एक टोकरी से आवंटित किया जाता है और इसके अलावा चुनाव आयोग किसी भी पार्टी के लिए कोई प्रतीक आवंटित नहीं करेगा। यहां तक कि प्रतीक के साथ, उदाहरण के लिए अगर यह एक कंघी है तो यह प्रतीकों की टोकरी में मौजूद होना चाहिए। अधिकारी के अनुसार एक अलग नाम की पार्टी 2018 में पंजीकृत की गई थी और कुछ महीने पहले इसका नाम बदलकर मक्कल सेवई काची कर दिया गया था। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। लालू यादव को जमानत दिलाने अब चिराग की एलजेपी ने उठाई आवाज, कहा मानव अधिकार आयोग ले संज्ञान। जी हां दोस्तों, राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव का इलाज कर रहे डॉक्टरों के अनुसार उनकी किडनी महज 25% ही काम कर रही है। 75% किडनी ने काम करना बंद कर दिया है, जिससे उनकी सेहत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। इस खबर के सामने आने के बाद उन्हें मानवता के आधार पर रिहा करने की मांग उठ रही है। खासतौर पर चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी ने न्यायोचित प्रक्रिया के तहत बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव की बिगड़ती सेहत पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से संज्ञान लेने की मांग की है। लोजपा ने मानवता के आधार पर लालू प्रसाद की बेहतर चिकित्सा व्यवस्था मुहैया कराने और कोर्ट से जमानत दिलाने हेतु न्यायिक प्रक्रिया के अंदर निर्देश देने की भी मांग आयोग से की है। एलजेपी की प्रदेश मीडिया प्रभारी कृष्णा सिंह कल्लू ने सोमवार को एक बयान जारी कर कहा कि लालू प्रसाद यादव के हेल्थ कंडीशन को देखते हुए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को खुद संज्ञान लेना चाहिए और न्यायोचित प्रक्रिया के तहत आवश्यक निर्देश सरकार को देना चाहिए। लोजपा प्रवक्ता ने कहा कि दलगत भावना से ऊपर होकर एवं मानवीय भावों के आधार पर लालू प्रसाद के स्वास्थ्य को लेकर सरकार को भी उचित कदम उठाना चाहिए। बता दें कि रांची स्थित रिम्स अस्पताल के पेइंग वार्ड में राजग प्रमुख लालू प्रसाद यादव का इलाज चल रहा है। उनका शुगर लेवल भी बढ़ गया है। गौरतलब है कि लालू प्रसाद यादव का इलाज कर रहे डॉक्टर उमेश प्रसाद ने कहा था कि लालू यादव की किडनी 25% ही काम कर रही है। उनकी किडनी की स्थिति 4th स्टेज में पहुंच चुकी है। उनकी हालत में सुधार नहीं है और उनकी डायलिसिस करने की भी कभी भी जरूरत पड़ सकती है। बीते 11 दिसंबर को चारा घोटाला मामले में सजायाफ्ता लालू प्रसाद की जमानत पर 6 सप्ताह के लिए सुनवाई टलने के बाद उनके जेल से बाहर आने की कवायद भी अब 6 हफ्ते बाद ही हो पाएगी। ऐसे में मानव अधिकार के आधार पर लोजपा द्वारा लालू प्रसाद यादव की रिहाई की मांग सियासी हलकों से भी उठनी शुरू हो गई है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। नीतीश सरकार के मंत्री बोले मेरे विभाग में है बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार, जेडीयू तिलमिलाई। जी हां दोस्तों, नीतीश सरकार के मंत्री राम सूरत राय ने अपनी ही सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। बिहार के राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री राम सूरत राय ने कहा कि बिहार में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार है। लगे हाथों उन्होंने अपने विभाग में जारी भ्रष्टाचार का भी जिक्र किया और कहा कि मेरे विभाग में भी बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार है। नीतीश मंत्रिमंडल में बीजेपी कोटे से मंत्री ने अपने विभाग का जिक्र करते हुए कहा कि मेरे विभाग में भी गलत तरीके से जमीन का दाखिल खारिज होता है। मंत्री जी के इस बयान पर राजनीति शुरू हो गई है। राम सूरत राय के बयान पर जेडीयू ने ऐतराज जताया है। जेडीयू एमएलसी खालिद अनवर ने कहा कि राम सूरत राय नए मंत्री बने हैं, उन्हें अंदाजा नहीं है कि नीतीश कुमार की सरकार भ्रष्टाचार के मामले में जीरो टॉलरेंस की सरकार है। बिहार पहला राज्य है जहां भ्रष्टाचार के मामले में बड़े अधिकारियों पर कार्रवाई हुई है। नीतीश कुमार भ्रष्टाचार से समझौता नहीं कर सकते हैं। इस मामले में कांग्रेस और राजद ने सरकार से जांच की मांग करते हुए कहा है कि यदि वर्तमान मंत्री अपने विभाग में भ्रष्टाचार की बात स्वीकार कर रहे हैं तो पूर्व के मंत्रियों के कार्यकाल की जांच होनी चाहिए। राजद नेता भाई वीरेंद्र ने कहा कि मंत्री ने सरकार की सच्चाई को उजागर किया है, ये सच्चाई है और सरकार को इस मामले में संज्ञान लेना चाहिए। भाई वीरेंद्र ने कहा कि ये बात जनता कहती तो लोग नहीं मानते, लेकिन खुद मंत्री जी ये बात कह रहे हैं। विपक्ष ने कहा कि बिहार की नीतीश सरकार भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। हम लोग तो शुरू से यह कहते आ रहे हैं कि सभी विभागों में भ्रष्टाचार है और बिना चढ़ावे के काम नहीं होता है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बीजेपी के चक्रव्यूह में फंसे नीतीश, आरजेडी बोली महागठबंधन ही बचा सकता है। जी हां दोस्तों, बिहार में नई सरकार के गठन के बाद छाई खामोशी अब सियासी गलियारे में बयानबाजी का कारण बन रही है। विपक्ष सरकार में फैले सन्नाटे को लेकर लगातार सत्ता पक्ष के ऊपर तंज कस रहे हैं। कांग्रेस ने सोमवार के दिन एनडीए गठबंधन में शामिल जीतन राम मांझी को साथ आने का ऑफर दिया था और अब आरजेडी ने भी नीतीश कुमार को बीजेपी से अलग होने की नसीहत दी है। आरजेडी का दावा है कि नीतीश कुमार बीजेपी के रहे चक्रव्यूह में फंस चुके हैं। आरजेडी के विधायक भाई वीरेंद्र ने कहा है कि नीतीश कुमार चारों तरफ से घिर चुके हैं और बीजेपी
बीजेपी उन्हें फंसाना चाहती है। आरजेडी विधायक ने कहा है कि बीजेपी का मकसद नीतीश कुमार का सब कुछ खत्म कर देने का है। इतना ही नहीं, भाई वीरेंद्र ने फर्स्ट बिहार से खास बातचीत में कहा है कि नीतीश कुमार और लालू प्रसाद एक साथ काम कर चुके हैं। यह दोनों 74 के आंदोलन के नेता रहे हैं। हम लोगों की नीतीश कुमार के प्रति सहानुभूति है, लिहाजा सलाह दे रहे हैं कि बीजेपी को छोड़कर आगे आएं। इतना ही नहीं, आरजेडी विधायक ने खुले तौर पर कहा है कि नीतीश कुमार को एनडीए से अलग होकर महागठबंधन का साथ देना चाहिए। भाई वीरेंद्र ने कहा है कि हम उन्हें सलाह भी दे रहे हैं और उनका स्वागत भी करेंगे। अपराध को लेकर बिहार सरकार पर हमला बोलते हुए भाई वीरेंद्र ने कहा कि भ्रष्टाचार पर सरकार की कोई नीति नहीं है। नीतीश सरकार के पास कोई पावर नहीं है, जो भी है बीजेपी के पाले में है। इनके पास कुछ भी नहीं है। इन्हें तो सीएम पद स्वीकार ही नहीं करना चाहिए था, लेकिन ये किस मुंह से सीएम बने हैं ये यही बताएंगे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। जगदानंद सिंह बोले, चोरी की कुर्सी पर बैठे हैं नीतीश, इसलिए अपराधियों को नहीं है प्रशासन का डर। जी हां दोस्तों, बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने नीतीश सरकार पर हमला बोला है। जगदानंद सिंह ने कहा कि नीतीश कुमार चोरी की कुर्सी पर बैठे हैं, इसके कारण ही अपराधियों को कोई डर नहीं है। अपराधी दिन रात क्राइम कर रहे हैं, अधिकारियों को भी डर नहीं। जगदानंद सिंह ने कहा कि बिहार के अपराधी तो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार चोरी से कुर्सी पर बैठे हैं। नीतीश कुमार की कुर्सी में कोई ताकत नहीं है। अनैतिक आदमी की कोई ताकत नहीं होती है। नैतिकता से ही लोगों में डर होता है, लेकिन यहाँ तो है ही नहीं। अधिकारियों के बीच भी नीतीश कुमार का कोई डर नहीं है। उनको भी लग रहा है कि नीतीश कुमार चोरी की कुर्सी पर बैठे हैं। जगदानंद सिंह ने किसान आंदोलन पर कहा कि किसान सरकार के आगे अपनी मांगों को लेकर खड़े हैं, लेकिन निकम्मी सरकार को समझ ही नहीं है। जब तक पैदावार की कीमत ही नहीं दिया जाएगा, तब तक किसान कैसे आत्मनिर्भर बनेंगे। सिर्फ अनाज का पैदावार करने से आत्मनिर्भर नहीं बनेंगे। किसानों को पैदावार की कीमत मिले, जो एमएसपी तथा उसको सरकार ने छीन लिया है। नीतीश कुमार बड़े गर्व से कहते हैं कि जो अब हो रहा है उसको मैंने तो 6 साल पहले ही कर दिया है। सामान्य किसानों की आय प्रति माह 15,000 है, लेकिन बिहार में 3,000 है। बिहार में किसानों की आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गई है, लेकिन इसकी चिंता सरकार को नहीं है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। किसान आंदोलन, बंद रास्तों से लोग परेशान, हाथ जोड़ माफी मांगने लगे किसान, कहा मजबूरी में कर रहे प्रदर्शन। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार के लाए 3 कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन फिलहाल जारी है। प्रदर्शन को करीब 20 दिन हो चुके हैं। चूंकि कुछ प्रमुख सड़कों के बंद होने से आम लोगों को खासा असुविधा हुई, जिसके लिए सोमवार को हाथ जोड़कर कुछ किसानों ने माफी मांगी। साथ ही कहने लगे हमें मजबूरी में प्रदर्शन करना पड़ रहा है। दिल्ली की सीमाओं पर प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे संयुक्त किसान मोर्चा ने अपनी ओर से खेद प्रकट करने के लिए हरियाणा राजस्थान सीमा के निकट जयपुर दिल्ली राजमार्ग पर यात्रियों को हिंदी में लिखे पर्चे बांटे। साथ ही उन्होंने न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी अमली जामा पहनाने की अपनी मांग भी दोहराई। संयुक्त किसान मोर्चा के पर्चों पर लिखा था, सड़कें बंद कर लोगों को परेशान करना हमारा मकसद नहीं है। हम मजबूरी के तहत यहाँ बैठे हैं। अगर हमारे आंदोलन से आपको असुविधा हुई हो तो हम उसके लिए हाथ जोड़कर माफी मांगते हैं। किसान, विशेष रूप से पंजाब और हरियाणा के किसान बीते करीब 3 हफ्तों से दिल्ली के सिंगू, टिकरी और गाजीपुर बॉर्डर पर डटे हुए हैं, जिससे राष्ट्रीय राजधानी को हरियाणा और पंजाब से जोड़ने वाली मुख्य सड़कों पर जाम की समस्या खड़ी हो गई है। उधर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने मंगलवार को आरोप लगाया कि केंद्र की भाजपा सरकार की नजर में आंदोलनकारी किसान खालिस्तानी और पूंजीपति उसके सबसे अच्छे दोस्त हैं। उन्होंने ट्वीट किया, मोदी सरकार के लिए विरोध करने वाले छात्र राष्ट्र विरोधी हैं, चिंतित नागरिक अर्बन नक्सल हैं, प्रवासी मजदूर कोरोना फैलाने वाले हैं, बलात्कार की पीड़िता कुछ नहीं है और आंदोलनकारी किसान खालिस्तानी हैं, पूंजीपति उसके सबसे अच्छे दोस्त हैं। बता दें कि 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली के निकट कई स्थानों पर किसान संगठन पिछले करीब 3 सप्ताह से प्रदर्शन कर रहे हैं। वे इन कानूनों को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। सरकार के साथ किसान संगठनों की कई दौर की बातचीत बेनतीजा रही है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। राहुल के बयान का राउत ने किया समर्थन, कहा सरकार के खिलाफ बोलने वाले हो जाते हैं देशद्रोही। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने मंगलवार को आरोप लगाया कि केंद्र की भाजपा सरकार की नजर में आंदोलनकारी किसान खालिस्तानी और पूंजीपति उसके सबसे अच्छे दोस्त हैं। वहीं कांग्रेस नेता के इस बयान पर शिवसेना सांसद संजय राउत ने अपना समर्थन दिया है और कहा कि राहुल गांधी जी ने जो बात कही है वो देश की भावना है। संजय राउत ने कहा कि राहुल गांधी जी ने जो बात कही है वो देश की भावना है। जो भी सरकार के खिलाफ आवाज उठाएगा उसे आप देशद्रोही बोलेंगे। किसानों को आप देशद्रोही, पाकिस्तान और चीन के साथ साठ गांठ है बोलेंगे। कल हम कुछ बोलेंगे तो हमें भी देशद्रोही बोलेंगे।
गौरतलब है कि राहुल ने ट्वीट कर कहा कि मोदी सरकार के लिए विरोध करने वाले छात्र राष्ट्र विरोधी हैं, चिंतित नागरिक अर्बन नक्सल हैं, प्रवासी मजदूर कोरोना फैलाने वाले हैं, बलात्कार की पीड़िता कुछ नहीं है और आंदोलनकारी किसान खालिस्तानी है, पूंजीपति उसके सबसे अच्छे दोस्त हैं। उल्लेखनीय है कि केंद्रीय कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली के निकट कई स्थानों पर किसान संगठन पिछले करीब 3 सप्ताह से प्रदर्शन कर रहे हैं। वे इन कानून को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। सरकार के साथ किसान संगठनों की कई दौर की बातचीत बेनतीजा रही है। जाने से पहले आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजा लीजिए। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल धड़ाधड़ न्यूज। जय हिंद, जय भारत।